इस चैप्टर की शुरुआत वापस वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। डैन जोएल मोरिन के साथ जाते हुए कहता है, यह बिल्डिंग सच में काफी बड़ी है, क्या यह किसी पर्सन के लिए बहुत बड़ी और सुरक्षित नहीं है? जोएल मोरिन बताता है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, एल्डर लोग जिसकी की पोजीशन लाइन लीग में टॉप 10 में आती है और जो यंग टैलेंटों को ट्रेन करते हैं वह खुद को लाइन लीग से अलग कर यहाँ पर रहते हैं। मेरे साथ आइए, मैं आपको जेट फ्लावर ग्रुप से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। उन दोनों के अंदर आते ही जेट फ्लावर ग्रुप के सभी मेंबर उन दोनों को ग्रेट करते हैं। जोएल मोरिन डैन को आगे बताता है, ये सभी लाइन लीग के अंडर आने वाले छोटे ग्रुपों से यंग टैलेंट है। साथ ही यह कहना गलत नहीं होगा कि ये अपनी उम्र के बीच सबसे अच्छे टैलेंट है। इन्होंने न केवल अपने फैमिली के मार्शल आर्ट बल्कि लाइन लीग के भी सभी मार्शल आर्ट को मास्टर किए हुए हैं। इसके अलावा इन सभी ने मिलिट्री बुक को भी मास्टर किया है, जिसे दूसरे मोरियम ने भुला दिया या फिर नजरअंदाज कर दिया है। लाइन लीग ने अपने फ्यूचर के लिए जेट फ्लावर ग्रुप के यंग मार्शल आर्टिस्ट पर अपनी पूरी क्षमता से इन्वेस्ट किया है और मैं अपनी सभी खामियों के बावजूद इस ग्रुप का लीडर हूँ। पर डैन का ध्यान उस पर ना होकर कहीं और ही होता है, जिसे देख वह आगे की ओर देखता है जहाँ पर एक लड़की होती है, जिसे डैन देखते हुए सोचता है, तो यही है मास्टर की डॉटर। आखिरकार मास्टर, क्या आप देख सकते हैं, आप अपनी डॉटर के बारे में तब तक चिंता कर रहे थे जब तक कि आपने अपनी आंखें नहीं बंद कर ली। वह मेरे आंखों के सामने अच्छी तरह से जी रही है। इतना सोचते हुए वह उसी टाइम को याद करने लगता है जहाँ पर उसके मास्टर ने उससे कहा था, अगर फ्यूचर में तुम्हें मेरी डॉटर मिलती है तो अगर वह अच्छी हालत में हो तो उसे रहने देना, लेकिन अगर उसकी सिचुएशन बुरी हो तो प्लीज उसकी मदद करना, मेरे लिए इतना काफी होगा। इसी के साथ डैन प्रेजेंट में आते हुए कहता है, अब जबकि मास्टर को पता चल गया है कि जिस बेटी को वह इतना प्यार करते थे वह अच्छी तरह से जी रही है तो उन्हें अब शांति से आराम करना चाहिए। एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं नूना को ढूंढने जा सकता हूँ। जबकि उधर जोएल मोरिन डैन को आइस ब्लॉसम को इस तरह देखता हुआ सोच रहा था, जिस तरह से वह उसे देख रहा है यह अनयूजुअल है। जैसे कि उम्मीद थी मास्टर डैन को आइस ब्लॉसम में इंटरेस्ट है। इतना सोचने के बाद वह डैन से कहता है, चलिए मैं आपको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मुझे यकीन है कि मास्टर डैन ने भी इसके बारे में काफी अफवाहें सुने होंगे। गांगो में एक अच्छी रेपुटेशन रखने वाली आइस ब्लॉसम, जो कि डेप्टी चीफ है जेट फ्लावर ग्रुप की, यह हान फैमिली की एकलौती डॉटर, जो कि 3 ब्लॉसमों में से एक और गांगो के सबसे ब्यूटीफुल लोगों में से भी एक यंग लेडी हान है। लेडी हान कहती है, मेरा नाम हान सांग आ है, किंग ऑफ वार से मेरे लिए मिलना ऑनर की बात है, जिसकी की इतनी आउटस्टैंडिंग रेपुटेशन है। डैन उसकी बातों को सुन सोचता है, क्या वह मेरे आउटस्टैंडिंग रेपुटेशन की बात कर रही है? इतना सोचने के बाद वह उससे कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम डैन सायू है। तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहता है, वह कौन है? वह पर्सन जो कम उम्र के बावजूद भी सबसे ताकतवर माना जाता है। जिसे सुन डैन और जोएल मोरिन एक साथ पीछे देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा इंसान हंसते हुए आते हुए कह रहा था, किंग ऑफ वार, यहाँ जेट फ्लावर ग्रुप में जैसे कि उम्मीद थी आपके पास एक अलग एनर्जी है। आपने मेरे नॉर्मल लेजी हड्डियों को एक बार फिर से मूव करने के लिए मजबूर कर दिया। इतना बोलते हुए वह डैन के पास आते हुए कहता है, तो आप किंग ऑफ वार एक लीजेंड हैं? डैन उसके इतने बड़े शरीर को देख कहता है, वाओ, आप तो सच में काफी बड़े हैं। पर नहीं, आपके बोलने का मतलब क्या है कि मैं एक लीजेंड हूँ? जिस पर यह बंदा, जो कि डायरियोक का हाईएस्ट लीडर मैन जोक्सांग होता है, वह कहता है, मेरा नाम मैन जोक्सांग है, आपको मेरे साथ इतना हम्बल एक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार इस मोरिम नामक प्लेस पर किसी की पावर ही उसके बारे में बताता है। साथ ही यह एक सच्चाई है कि आपके पास जो पावर है वो आपको लीजेंड कहलाने के लायक बनाती है, जिससे कि आपने इतनी बड़ी रेपुटेशन बना ली है। इसीलिए क्या आपको नहीं लगता है कि इस लेवल पर हम्बल एक्ट करना एक बेवकूफी होगी? आपकी जो ग्रेटनेस थी मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे आपके ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करूं? मैं बस आपको थैंक यू ही बोल सकता हूं। पर डैन उसके दोनों हाथों में दबा कहता है, माफ करिएगा, पर आप अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उधर जोएल मोरिन भी उन दोनों को ऐसा देख काफी हैरान होता है। जबकि डैन दोबारा एल्डर से कहता है, हालांकि मैं नहीं जानता आप किस बात के लिए आभारी हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि आपको इसे इतनी स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना चाहिए। जिस पर एल्डर उसे और भी कसकर दबाते हुए कहता है, मैं सचमुच में आपको इतना देखना चाहता था कि मैं कल रात को सो भी नहीं पाया। मैंने सुना है कि आपने मेरे ग्रुप को एक भयानक डिजास्टर से बचाया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डैन कहता है, यह बस कोइंसिडेंस था क्योंकि हमारा मैटर सेम था, लेकिन क्या आप मुझे अब छोड़ सकते हैं? मैं काफी एम्बेरस फील कर रहा हूँ। तो एल्डर कहता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं आपके अपने स्पेशल गेस्ट के रूप में सर्व करना चाहता हूँ। किंग ऑफ वार, अगर आप नहीं होते तो हमारे डायरियोक को कब का म्यूंग फैमिली के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया होता। डैन कहता है, वाह, क्या आप इसी तरह आपके स्पेशल गेस्ट को
सर्व करते हैं। उन दोनों को इस तरह देख जेड फ्लावर ग्रुप के सभी मेंबर हैरान होते हुए कहते हैं, यह तो असंभव है, क्या तुमने कभी भी पहले एल्डर को इस तरह कदम उठाते हुए देखा है? तो दूसरा पर्सन कहता है, नहीं, लायन ली के हेड के अलावा और कोई भी नहीं है जिसके लिए एल्डर पहले कभी इस तरह कदम उठाया हो। जबकि उधर एल्डर डैन को अपने साथ कहीं पर ले जाते हुए कहता है, आप मेरे साथ चलिए, मेरे पास बहुत कुछ है आपसे बातचीत करने के लिए। डैन कहता है, लेकिन जेड फ्लावर ग्रुप के मेंबरों के बारे में क्या? तो एल्डर कहता है, उनको छोड़िए, वो आपस में बातचीत कर लेंगे। जिससे सुन डैन आइस ब्लॉसम की ओर देखता हुआ कहता है, लेकिन जिस पर एल्डर कहता है, क्या कुछ गलत है? डैन कहता है, नहीं, कुछ भी नहीं। तो एल्डर डैन की ओर देखते हुए सोचता है, क्या सच में जोलमोरिन ने जो कहा था कि किंग ऑफ वार को हान सांग आह पसंद है, वह क्या सच है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो आइस ब्लॉसम के ब्यूटी से मोहित हो गया हो? अगर ऐसी बात है तो यह बहुत अच्छा है। इतना सोचने के बाद वह अपने पीछे आइस ब्लॉसम से कहता है, डिप्टी चीफ। जिससे सुन हान सांग कहती है, हाँ। तो वो कहता है, आज की मीटिंग खत्म होने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ देर मेरा इंतजार करना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑर्डर है। वह कहती है, मैं समझ गई। इसी के साथ डैन को वह अपने साथ ले जाते हुए काफी फालतू की बातें करता है और अंत में कहता है, वह तो शुक्र मनाओ कि मैं उस समय उस जगह पे नहीं था, नहीं तो म्योंगडोंग च्योन को मैं उसी दिन उसके गर्दन को पकड़कर तोड़ देता। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम किसी और जगह पर उसी बूढ़े रेड सेक्ट के मॉन्क को देखते हैं, जो कि कह रहा था, अगर सैकड़ों साल से रेड सेक्ट के इच्छा को पूरा नहीं करना होता तो मैं कभी भी इन सभी से पार पाने में एबल नहीं हो पाता। हेल्स इमोर्टल रिवाइव कॉर्प्स केवल इंसानों को रिवाइव कॉर्प्स में बदल कर नहीं बनाया जा सकता। इंसानों को कोल्ड इन एनर्जी क्रिस्टल की स्पिरिट को धारण करने से उसके सभी नर्व्स रिएक्ट करते हैं। इसलिए उस व्यक्ति में उस पॉइंट पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होनी चाहिए जिससे कि बॉडी हिलते ही उसका माइंड मूव कर सके। इसीलिए ब्यूटीफुल वह लेडी जिसके पास इस तरह का टैलेंट है, जो कि इसे अपने टैलेंट के साथ कंट्रोल कर सकती है, किस तरह की मार्शल आर्ट को मास्टर की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को पोजेस करती है, उसे रिकॉग्नाइज करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे बस केवल एक की जरूरत है, गोल्डन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मेरी आइस ब्लॉसम हान सांग आह रेड सेक्ट के वर्षों की इच्छा को पूरा करने वाली ओम बड़ा बड़ा मिल होम सारा, आज रात मैं तुम्हें इस दुनिया के सबसे खूबसूरत एग्जिस्टेंस बनाऊंगा।